किस्म की काइंड ऑफ ये वार्निंग वीडियो है और एक किस्म की एक गाइडेंस वीडियो भी आप कह लें। हम जब यूके आए तो क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। निकाह करने के अंदर तो ऐब नहीं है, निकाह तो करो। ठीक है। ऐब पता कब होता है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एजेंट्स के थ्रू आते हैं। एजेंट शायद उनको सारी बातें भी नहीं बताते होंगे, ठीक है, और सब्ज़ बाग भी डेफिनेटली एजेंट्स दिखाते होंगे ताकि यूके की यूनिवर्सिटीज इस लिहाज से बहुत अच्छी हैं कि जब आप उनके फेक मैरिज होती हैं जी। एक दफा एक स्टूडेंट आया तो कहने लगा कि बस में कि मैंने निकाह करना है। ये एथिकली यार गलत है ना यार। मतलब आप चोरी किसी भी सोसाइटी में यार। लेकिन इसकी वजह से कौन कौन बदनाम हुआ? इस्लाम बदनाम हुआ, इस्लाम बदनाम हुआ, मुसलमान बदनाम हुए। फिर हमारे जो जिस मुल्क से हम बिलोंग करते हैं वो मुसलमान, वो मुल्क बदनाम हुआ कि ये लोग है ही ऐसे, ये लोग आए ऐसे। वो अजाइलम क्लेम करते हैं। और जैसे आशिम भाई ने कहा 5 साल 10 साल, 10 साल नेवर तक नो आप नहीं कब जाएंगे पाकिस्तान। पीछे आपके पेरेंट्स रहे ना रहे, आपके अजीज रहे ना रहे, आपके बहन भाई, कौन जिए कौन मरे, यू नेवर नो। आप जब वो डिग्री लेके निकले हैं तो आपके पास कुछ नॉलेज भी आप वहां से लेके निकले हैं। किसी भी तरीके से निकाह हो जाए एक दफा, उस वक्त नहीं देखते कि लड़का शराब पीता है, चर्स पीता है या क्या काम करता है, या उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है या नहीं। कि यार उनकी किने पैसे कढ़ा में अपने ना उनको किस किस्म के हालात यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, कोई स्कैम्स उनके साथ होते हैं, पेपर मैरिजेस जिसको उर्फ़ आम कहते हैं, तो ये अक्सर प्रोफेशनल्स होते हैं। तुझे मेहनत करनी पड़ेगी अपने लाइफ को सेटल करने के लिए। जब इंसान मेहनत करता है तो फिर अल्लाह ताला जो है ना आपको मेहनत का फल देते हैं। तो क्या यार अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश की बैठक और आज की जो हमारी बैठक है वो एक कैजुअल सी बैठक है। आज हमने दावत दी है दो मेहमानों को। एक ऑलरेडी आप उनको जानते हैं, हमारे निहायत ही मोअज़्ज़ज़ मोतबर मौलाना समीउल्लाह साहब, और साथ में अवैस मेरे छोटे भाइयों की तरह मेरा दोस्त है। और ये पाकिस्तान से एज अ स्टूडेंट आया था बट ही इज़ बीन वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह, और अब एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे यूके में गुजार रहा है। अच्छा, हमारा जो आज की जो बैठक का मकसद होगा, जो हम बात करेंगे वो ये बात करते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान से जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, उनको किस किस्म के हालात यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। कोई स्कैम्स उनके साथ होते हैं या कोई किसी किस्म की परेशानी उनको लाहक होती है। कुछ कुछ वाकयात में भी उनको हम लेके चलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो उनसे यहाँ पे सरजद हो जाती हैं, जिनका बाद में उनको पछतावा होता है। तो जो भी हमारे बच्चे वहाँ से पाकिस्तान से आ रहे हैं, बहन भाई हमारे आ रहे हैं छोटे, उनको हम एक किस्म की काइंड ऑफ ये वार्निंग वीडियो है और एक किस्म की एक गाइडेंस वीडियो भी आप कह लें, कि जिसमें उनको थोड़ा सा यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जब यूके आए तो क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ओवर टू यू मुदस्सिर। अच्छा हाशिम भाई, बहुत जबरदस्त टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं तो एज अ डॉक्टर आया था तो काफी इस तरह की सिचुएशन से मेरा तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ठीक है ना, मतलब सेकंड हैंड एक्सपीरियंस लोगों ने बातें बताई हैं, ठीक है। तो हाफिज साहब, आपका तो शायद कम्युनिटी के साथ बड़ा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, कोई आपके साथ भी इस तरह की आपने कोई वाकया पेश आया हो या आपने कोई इस तरह की कोई चीज़ देखी हो जो आप व्यूअर्स को बताएं, स्टूडेंट्स को बताएं, कि रियल लाइफ की कोई स्टोरीज या इस तरह की कोई चीज़ आपको पता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अक्सर यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं वो हमारे एशिया से, बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से जब आते हैं तो वो अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक सुहाने ख्वाब देख के आते हैं कि हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम अपनी एक जॉब तलाश करेंगे, फिर वहाँ पर जो है एक अपना एक अच्छा फैमिली के साथ जो है एक लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो वो जब इधर यहाँ पर पहुंच जाते हैं वीज़ा लेके, स्टडी वीज़ा लेके आते हैं, तो उनको उधर रह के उनके हालात का पता नहीं होता। वो तो समझ रहे होता है कि जैसे ही हम जाएंगे, उतरेंगे तो हम फौरन पढ़ भी जाएंगे और सब कुछ हम सारा बड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब यहाँ पर आते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पहली वो फीस अदा करनी पड़ती है ना कि इतनी फीस दे दो, तो फिर वो स्टूडेंट सोचना शुरू कर देता है यार ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है,
तो मैं फीस अदा करूं या जिस कमरे में मैं रहता हूं उसका रेंट अदा करूं? सॉरी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको पता ही होता है कि हमने वहां पे जाके फीस अफोर्ड नहीं करनी। हाँ। लेकिन वो यही सोच रहे होते हैं कि हम जैसे ही उतरेंगे एयरपोर्ट से और नेक्स्ट डे हमारी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, तो वो बात ऐसे ही होता है कि वो प्लान करके आते हैं कि हम क्या करेंगे, जाते ही जॉब में लग जाएंगे। हालांकि स्टूडेंट को 20 घंटे से ज्यादा नहीं। जॉब नहीं कर सकते, ये आपकी लेकिन बात उन्होंने ठीक एक है। ज़हन बनाया होता है कि हम ये करेंगे। तो फिर वो शॉर्टकट में चले जाते हैं कि हम क्या करते हैं कि स्टडी को खत्म करते हैं, तो किसी तरीके से भी हम क्या करते हैं कि यूके का वीजा ले लेते हैं, या यूके से किसी और मुल्क में चले जाते हैं ठीक है। कि उधर जाके जॉब तलाश करने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अक्सर जो हमने देखा है, बाद औक़ात मस्जिद में मेरे पास भी बंदे आते हैं या मस्जिद में आ जाते हैं, स्टूडेंट आते हैं कि हमने निकाह करना है, तो अच्छा। किसी तरीके से वीजा लेना चाह रहे होते हैं। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि एक दफा एक स्टूडेंट आया तो वो कहने लगा कि बस में कि मैंने निकाह करना है। ठीक है। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा कि क्योंकि मोस्टली जो होता है वो यूरोपीय लड़कियों के इस चीज के लिए एग्री करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जिस वक्त रखते हैं तो मिलती मुलाकात होती है, तो उनको इस चीज के लिए एग्री कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट होता है, तो उनके जरिए इनको जो है यहाँ की वीजा नेशनैलिटी लेना आसानी होती है। सही है। तो उनको इस चीज के ऊपर राजी कर देते हैं कि वो अहले किताब भी है, तो हमें अहले किताब से निकाह कर लेंगे, तो ठीक है। हमारे यूके के अंदर जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगी। ठीक है। तो वो क्या करता है कि उससे रज कर लेते हैं, तो फिर वो हमारे पास आते हैं ठीक है। कि मस्जिदों में आ जाएंगे कि हमें निकाह करा दो। तो बाज़ का तो हम मस्जिद में चले जाए तो हम इस वजह से निकाह बाज़ उलमा इकराम करा देते हैं कि जो बंदे इन्होंने जब इरादा कर लिया है कि हमने निकाह करना है या हमने इकट्ठा रहना है, यानी कि वो लड़की को राजी करके लेके आते हैं, हाँ, या लड़की लड़के को राजी करके दोनों बच्चे हाँ, आपके पास आ जाते हैं आ जाते हैं निकाह करवाने। ठीक है। कि निकाह करवा दे तो हम, हाँ, क्योंकि मकसद उनका ये होता है कि किसी एक के दूसरे के जरिए से हम यूके के अंदर सेट हो जाएं। अच्छा। ठीक है। तो एक दफा ऐसा हुआ कि एक लड़का आया तो मुझे कहने लगा, हाफिज साहब निकाह करना मैंने। ठीक है। तो मैंने वैसे ही इत्तेफाक से पूछा, मैंने कहा कि लड़की किधर है? वो कहता बाहर कार पार्क में गाड़ी में बैठी है। अच्छा। तो मैंने कहा कि फिर मैंने पूछ लिया कि मोस्टली यूरोपियन लड़कियां होती हैं, तो यूके की या यूरोप कंट्री से जो आई होती हैं, तो ठीक है। उनको वो राजी करते हैं। तो वो कहने लगा नहीं, मैंने कहा कि यूरोपियन है, कहता है कि नहीं हाफिज साहब क्या करते हैं? अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब है क्या करते हैं? कहता है नहीं अपनी लड़की है, अच्छा। पाकिस्तान की लड़की है। मैंने कहा यार बात सुनो, अगर पाकिस्तान की लड़की है ना तो इसका मतलब है कि उसके पेरेंट्स जो है वो माँ बाप तो फिर होंगे इधर। हाँ। ब्रिटिश बोर्न लड़की है तो उसके माँ बाप तो इधर ही होंगे लाजमी तौर पे। तो तुम क्या करोगे, तुम उसको पेरेंट्स को बुलाओ। वो कहता कि हाफिज साहब बात पता क्या है, आज की जो तारीख है ना, उस दिन उसने मुझे बताया वो लड़की आज ही 18 साल की हुई है। अच्छा। आज ही 18 साल की, और उसके पेरेंट्स जो है ना वो इस निकाह के ऊपर राजी नहीं है। अच्छा। तो हम फिर उनको इसके अंदर शामिल नहीं करना चाहते। मैंने कहा यार बात सुनो, यूरोपियन लड़कियां होती है तो उनका तो या तो पेरेंट्स पीछे होते हैं या किसी का पता ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि आप ऐसा करो, उनको बुला लो, अगर नहीं आते तो मैं तो सॉरी करूंगा कि मैं अच्छा निकाह नहीं करवा सकता आपका, मैं तो नहीं ऐसा कर सकता, क्योंकि जब अपनी लड़की है तो उसके ज़ाहिर फिर तो हमारे हक बनता है कि उनके पेरेंट्स को इतला दे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो वो यहाँ से चला गया। ठीक है। कुछ दिन के बाद मुझे मिला तो मैंने पूछा फिर क्या तुम्हारा पेरेंट्स वो राजी हुए? कहता है हमने तो निकाह कर लिया। मैंने कहा आपने निकाह कहाँ किया? वो कहता है कि हम दूसरी मस्जिद में गए तो हमने वहां पे जाके निकाह कर लिया, मौल साहब से बात की तो निकाह हमने कर लिया। ठीक है। और क्योंकि जो दूसरी मसाजिद वाले भी ये सोचते हैं कि अगर एक निकाह कर, ये कौन सा बताता है कि उन्होंने इस वजह से हमें छोड़ दिया कि नहीं करते। वो इसलिए करवा देते हैं कि अगर जो बंदे लड़की लड़का इरादा करके आ गए ना, अगर हमने ना निकाह किया तो ये तो इकट्ठे रहेंगे। ठीक है। इस वजह से बेहतर है कि हम इनको गुनाह से बचा देते हैं, तो हम इनका निकाह करा देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, इससे निकाह करने के अंदर तो ऐब नहीं है, निकाह तो कर दो। ठीक है। ऐब पता कब होता है जी? ऐब उस वक्त होता है जिस वक्त लड़का या लड़की अपने पेपर ले लेती है ना, ब्रिटिश पेपर ले लेते हैं, जिस वक्त उनको मिल जाते हैं या समझ लेते हैं कि अभी मुझसे पेपर शायद ना मिले, आपस में अनबन हो जाती है, तो बाद लड़के ने उसको थोड़ा बहुत उसको कलमा पढ़ाया होता है या उसको मुसलमान किया होता है लड़की को। ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो
उसको छोड़ देते हैं। उस वक्त जुल्म होता है कि एक लड़की ने आपकी खातिर कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, तो बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा कि एक लड़की ने इस्लाम भी कबूल किया और माशाल्लाह उसने सीखना भी शुरू कर दिया। अच्छा। मस्जिद में जाकर उसने सीखना भी शुरू किया। फिर उसके 2 बच्चे भी थे। क्या हुआ कि वो लड़का शराब पे लग गया। ओहो। अच्छा। इतनी शराब के अंदर इधर उधर वो लगा रहता था हर वक्त कि हमें पता चला कि उसने फिर आखिर में क्या हुआ कि उसने उसको लड़की को छोड़ दिया। अभी वो लड़की क्या करेगी? इसकी खातिर मुसलमान हुई, इसको देखा, तो अभी बदला उस ये फेल या ये जो काम किया एक स्टूडेंट ने किया, ऐसे ही है। लेकिन इसकी वजह से कौन कौन बदनाम हुआ? इस्लाम बदनाम हुआ, इस्लाम बदनाम हुआ, मुसलमान बदनाम हुए। फिर हमारे जो जिस मुल्क से हम बिलोंग करते हैं वो मुसलमान, वो मुल्क बदनाम हुआ कि ये लोग है ही ऐसे, ये लोग आए ऐसे, ये लोग है ही ऐसे। तो हमें इस चीज से जो है ना, मैं थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी जात के लिए थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वजह से बदनाम कितने लोग होंगे। तो वो नुकसान ये करते हैं कि उनको मुसलमान कर लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, बाद में या छोड़ फिर देते पता क्या करते हैं, यानी आपको निकाह से एतराज नहीं है, आपको उसके बाद में होने वाले नताइज से एतराज, जो जुल्म हो रहा है। जुल्म ये करते हैं कि पेपर जब ले लेते हैं ना, फिर वो लड़की की परवाह नहीं करते कि उसने, हालांकि उसने अपने घर बार को छोड़ा होता है, उसने आपकी खातिर कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, तो आपको चाहिए कि आप उसको रिस्पेक्ट दें, फिर एज ए वाइफ उसको आप उसके साथ जो है वक्त स्पेंड करें, उसके साथ अपनी एक लाइफ स्टार्ट करें, जिंदगी गुजारे। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे पेपर मिलते हैं, हम पेपर मिल गए उसको छोड़ दिया, फिर हम पाकिस्तान में गए, अपने मुल्क में जाके अपने वालिदैन की खुशी के साथ जो हम दोबारा वहां पे शादी कर एक और शादी कर ली, एक और शादी कर ली। तो ये असल जुल्म ये करते हैं हमारे स्टूडेंट को, वो शॉर्टकट में चले जाते हैं कि आए तो थे पढ़ने के लिए, लेकिन ना पढ़ा, फिर जो शादी की तो उसको भी निभाया नहीं, पूरा नहीं किया, तो वो चले जाते। इस तरह वो क्या करते हैं कि अपना जो है ना, हमें भी बदनाम करवाते हैं, मुसलमानों को, इस्लाम को भी बदनाम करवाते हैं, क्योंकि मोस्टली फिर वो लड़कियां बाज़ औक़ात फिर क्या करती है, वो अखबारों में भी देती हैं, न्यूज़ों में भी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, फिर वो डॉक्यूमेंट्रियां बनती हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो हमें जो, मैं तो कहूँगा, गुजारिश करूंगा ऐसे स्टूडेंट से कि जो आते हैं वो पहले जिस चीज के लिए आ रहे हैं ना, वो यूके के अंदर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो पढ़ें, अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, और अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आप जॉब करें, अगर आपको पेपर मिल जाते हैं तो हंसी खुशी अपने जॉब करें, जिंदगी गुजारें, अच्छी बात है। लेकिन ये जो शॉर्टकट के जो रास्ते हैं ना, ये रास्ते इख्तियार करने की कोशिश ना करें। अच्छा, इसका एक वर्जन जो है, ये पाकिस्तानी वर्जन भी है। मैं पिछले साल जो है यूरोप ट्रिप पे था, मुझे मेरा एक दोस्त है, वो कॉल करता है कि यार कोई सॉलिसिटर है जिसे आप जानते हो, और एक मसला। मैंने कहा मुझे मसला एक्सप्लेन करोगे तो मैं फिर आगे रेकमेंड कर पाऊंगा ना, क्योंकि सॉलिसिटर्स की यहाँ पे टाइप्स हैं। तो उसने मुझे ये कहा कि कहता है कि मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उसकी शादी हुई अपनी कजन से, उसने अपनी बीवी को एज अ स्टूडेंट यहाँ पे लेके आया, सारा उस पे खर्चा किया, वन टू ऑल, उसकी यूनिवर्सिटी की फीस, उसकी वीजा फीस, अपनी वीजा फीस, एज अ स्पाउस, एज अ डिपेंडेंट उसके आया। तो उस लड़की की ऑलरेडी यहाँ पे या वहां पे, वो पाकिस्तान में लड़का था कोई, उसे वो जानती थी, तो वो लड़का भी स्टूडेंट जो है बन के यूके आ रहा था। तो क्योंकि लड़की को पता था, लड़की की फैमिली थोड़ी सी, मतलब कि वाज़न्ट वेल ऑफ, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि लड़की को भेजें, और कुछ फैमिलीज में ये भी होता है लड़की को अकेला भी नहीं भेजते। तो उसने एडवांटेज लिया उस लड़के का, और शादी करके एज अ स्टूडेंट उसके आ गई, और जैसे ही वो यूके आई है, तो वो जो है कुछ दिन यूनिवर्सिटी गई है, और एक दिन का ये वाकया हुआ कि वो शाम को आई नहीं है घर। तो उसने कॉल की कि यार आप कहाँ पे हो, अपनी वाइफ को उसने कॉल की कि आप अभी तक आई नहीं। तो उसने कहा है कि मैंने नहीं आना, आप मेरे पेरेंट्स से बात कर लें। अच्छा। तो अब उस लड़के ने अपने ससुर और सास को कॉल की कि जी इस तरह, वो लड़की का जो भी नाम था, कि वो अभी तक नहीं आई, और मैंने उससे पूछा है कि वो कहाँ पे है, तो उसने कहा है कि मैं नहीं आ रही, यू कैन टॉक टू माई पेरेंट्स, तो आप बताएं कि क्या मसला है। तो पेरेंट्स भी मिले हुए थे, दे सेड के जो है ना, उसने हमें कहा है कि मेरे पे जो है वायलेंस करता, और मेरे पे बहुत ज्यादा दबाव रखता है, और मुझे कहता है ये भी करो तो वो भी करो। हालांकि
शी वाज स्टूडेंट और वो काफी लुक आफ्टर करता था। आजकल की जनरेशन आपको पता है कहाँ जो है किसी पे वो बर्डन डालते हैं, दोनों मिलके चलाते हैं, आधा घर का काम वो कर लेता है आधा वो। तो बहरहाल उसने ये कहानी उन्होंने ये कहानी बनाई कि जी ये जुल्म करता और ये जो है उस पे वायलेंस करता है, तो उसने नहीं रहना इसके साथ। ठीक है। तो अब वो उसने एडवांटेज लिया उस लड़के का और उसको जो है ना टाटा बाय बाय करके और जिसके साथ उसकी पाकिस्तान से सेटिंग थी ही वेंट विद हर। ऐसे जो मैरिजेस हैं, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल इसने दी है कि जिसमें लड़के या लड़की को पता होता है कि भाई मैंने इसको अभी जाके छोड़ देना है, बस मैं इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए शादी कर रहा हूँ या शादी कर रही हूँ। उसके बारे में आपका क्या कहना है वैसे? ऐसा जो उनकी नीयत होती है ये तो शुरू से खराब होती है कि जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली अभी मेरे पास एक केस आया, ऐसा मैंने देखा भी था। ठीक है। कि एक लड़की आई पाकिस्तान से, ठीक है। तो स्टूडेंट वीजे पे आई, तो जैसे ही वो इधर पहुंची तो उसके रिश्तेदार इधर थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम तो मुझे मिले, कहता है कि हमने क्या करना है कि हम इसी तरीके से ना इनको इधर सेटल करना है हमने। अच्छा, और उन रिश्तेदारों ने लड़की को, उस बच्ची को सेटल करना था यहाँ पे। ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें इसका कोई ज़ाहिर कोई तरीका तो है नहीं, जॉब तो मिलेगी नहीं, कोई ऐसा कोई है नहीं ऑप्शन के क्या करें। वो आ जाके फिर ऑप्शन एक ही होता है कि हम निकाह कर लेते हैं। फेक मैरिज? नहीं, फेक तो नहीं था वो, लेकिन शुरू में वो जब करते हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से निकाह हो जाए एक दफा। उस वक्त नहीं देखते कि लड़का शराब पीता है, चर्स पीता है या क्या काम करता है या उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है या नहीं। उस वक्त क्योंकि उनके जहन में एक ही चीज सवार होती है, सेटल होना, हमने यहाँ पे सेटल होना, हमें पेपर चाहिए, ठीक हो, चाहे किसी भी तरीके से पेपर मिल जाए। वो क्या करते हैं कि उस वक्त तो आ जाते हैं जी हमारा किसी तरीके से निकाह करवा, ठीक है, निकाह कर लिया। फिर जब पेपर मिल जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि वो लड़का शराब पीता रहता है, उसको होश ही नहीं है। भाई होश तो तुम्हें पहले नहीं था, ठीक हो गया, पता नहीं था, देखा नहीं तुमने वो क्या कर रहा है तुम्हारे साथ या वो किस तरह तो उसका बिहेवियर था पहले दिन से, तो पहले दिन से देखो ना। तो वो फिर बाद में क्योंकि नीयत पहले ही खराब थी, नीयत तो यही थी कि हमने सेटल होना है यूके में जी, तो उस लड़के को इस्तेमाल किया, हालांकि उसका जहनी तवाज़ुन भी शायद ठीक नहीं था, लेकिन कर लेते हैं निकाह, कर लेते हैं निकाह, जैसे ही सेटल हो जाते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। ये असल चीज जुल्म और ज्यादती ये होता है कि वो शुरू में देखते नहीं है, नीयत पहले से खराब है कि हमने जाके किसी भी तरीके से यूके में सेटल होना है, चाहे हमें पेपर मिलने चाहिए, पेपर शॉर्टकट में मिल जाए या किसी भी तरीके से। तो ऐसे एक नहीं कई वाकयात ऐसे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ये भी फैक्टर हो सकता है, मतलब अवैस इस बारे में थोड़ा सा शायद इसको इन्फॉर्मेशन हो कि अक्सर जब पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं तो वो ज़्यादातर एजेंट्स के थ्रू अक्सर काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, शायद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एजेंट्स के थ्रू आते हैं। एजेंट्स शायद उनको सारी बातें भी नहीं बताते होंगे, ठीक है, और सब्ज़ बाग भी डेफिनेटली एजेंट्स दिखाते होंगे ताकि यार इसको 10-12 एजेंट्स तो हर छोटे छोटे शहर के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो स्टूडेंट्स को अक्सर ये पता नहीं होता होगा कि यार हम जो जा रहे हैं हम कितना घंटे काम कर सकते हैं, हो सकता है अक्सर लोग सर्च भी ना करते हों, ठीक है। दूसरा उसमें शायद ये भी फैक्टर हो सकता है कि जो स्टूडेंट वीजे के ऊपर आता है, जो आप टाइम गुजारते हो, वो मेरे ख्याल में नेशनैलिटी के अंदर भी काउंट नहीं होता मेरे ख्याल में। अगर काउंट होता तो उसका बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन शायद है, शायद आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में। तो ये सारी चीजें भी शायद मेरे ख्याल में फैक्टर होंगे कि स्टूडेंट्स इधर आके जो है वो अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढते हैं, तो उसमें फिर वो शॉर्टकट्स के अंदर लग जाते हैं, लोगों के मशवरों में आ जाते हैं इस तरह। अभी ये जो है ना स्टूडेंट रूट, ये लॉन्ग रूट, आजकल 2 रूट चल रहे हैं, एक लॉन्ग रूट और एक शॉर्ट रूट है। शॉर्ट रूट 5 इयर्स में नेशनैलिटी यू आर एलिजिबल फॉर ILR। ILR होता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसके 1 साल बाद आपको यू आर एलिजिबल टू क्लेम ब्रिटिश पासपोर्ट। और दूसरा रूट है 10 इयर्स के बाद। वो जो 10 इयर्स वाला है उसमें स्टूडेंट वीजा इंक्लूड होता है और आपका PSW जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है वो भी इंक्लूड होता है। तो अब ज्यादातर मसला ये है कि यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि यार ये जो है ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। यहाँ वाले असल मसला तब होता है जब उनको उनके जो अराउंड गैदरिंग है ना, जिन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, वो उनको गलत मशवरे देते हैं। अब कुछ दे आर ब्लेस्ड, वो अच्छे लोगों में बैठते हैं, वो उनको अच्छे मशवरे देते हैं कि यार जिस ट्रैक पे आए हो उसी पे रहो, 20 घंटे से ज्यादा जॉब नहीं करनी, अपना तरीके से करो, और जॉब्स भी मिलती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आते हैं ना यहाँ पे, तो वो एक अपने जो ज्यादा टाइम से रह रहे हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं जॉब्स है ही नहीं यहाँ, ठीक है।
वो जब ये कहता है ना जॉब्स है ही नहीं, तो वो जब उनके वो माइंड में आता है तो वो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस। उसमें ऑप्शन में फिर टॉप पे यही आता है जो आपके साहब ने अभी बात की कि जी मैरिज कर लें, पेपर मैरिज कर लें, कोई इस तरह का ऑप्शन ढूंढ लें, तो वो फिर इस तरह के ऑप्शन देखना शुरू कर देते हैं। ठीक। तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा उनके लिए ये वाला रूट जो है वो इजी है। यार वैसे से आप स्टूडेंट रहे हो इधर, तो आपने देखा होगा कि हो सकता है जैसे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ लोग वेल ऑफ फैमिलीज से होंगे, ठीक है, कुछ मिडिल क्लास होगा, हो सकता है कुछ लोअर क्लास के भी होंगे, ठीक है ना। तो मतलब कुछ लोग तो शायद आते ही इसी नियत से हो कि यार हमने पेपर लेने हैं, पहले जिस तरह भी लें। लेकिन काफी स्टूडेंट्स डेफिनेटली ऐसे होंगे कि यार वो अच्छा कोर्स, अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ के आते होंगे ताकि यार हम एक अच्छी डिग्री करें और सीधे तरीके से प्रॉपरली अच्छी जॉब मिल जाए। तो इसमें ना काफी ज्यादा कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की। अब मुझे मेरा एक दोस्त है एडनबरा में रहता है, वो मुझे बता रहा था कि यूके की यूनिवर्सिटीज का अनफॉर्चुनेटली, हालांकि एक बहुत अच्छा इमेज है, अनफॉर्चुनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज का ये सीन है कि वो एडमिशन बगैर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए दे देते हैं। उस लड़के की मैट्रिक भी नहीं थी और वो मास्टर्स में एडमिशन ले गया। तो ये यूनिवर्सिटी तो फेक होंगी वो फिर। नहीं, यूनिवर्सिटीज फेक नहीं होती, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बाज़ औक़ात इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी वेरीफाई नहीं करते चीजों को, एडमिशन दे देते हैं। वो आते हैं यहाँ पे, वो जो है उनका मकसद सिर्फ एंट्री ही होता है। वो जाहिर बात है जिस बंदे ने मैट्रिक नहीं की वो मास्टर्स क्या कर पाएगा, तो पहली फुर्सत में ही वो वीजा स्विच करने का उसका होता है कि मैं कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढूं। और आपकी वो जो बात है कि कुछ होते हैं ऐसे जो इन्फॉर्म्ड ही नहीं होते, वो अपनी रिसर्च नहीं करते। यूके की यूनिवर्सिटीज इस लिहाज से बहुत अच्छी हैं कि जब आप उनका पोर्टल खोलेंगे, उनकी वेबसाइट खोलेंगे, तो उन्हें कोर्स की ईच एंड एवरी डिटेल लिखी होती है, कितनी फीस है, कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, और फीस की टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे आपने कितनी फीस कब देनी है। तो सॉलिसिटर जो है, सॉरी, जो वहां पे एजेंट्स बैठे हैं वो अपनी लाइफ आसान करते हैं, उनको जो है वहां से कट मिल रहा होता है, उनको यूनिवर्सिटीज पे करती हैं पर एडमिशन। तो वो जो है जिसको जितना उन्होंने बताना होता है उतना बता के उसको फंसा देते हैं, ठीक है। और वो जब आता है यहाँ पे तो उसे पता चलता है कि यार मुझे जो है 20-30% जो फीस है मुझे वो भी स्टार्ट में देनी है, बाकी उसका रिमेनिंग 50% वो भी कोर्स स्टार्ट होने से पहले देनी है। तो ये 70-80% फीस तो मैंने शुरू में दे देनी है, तो ये तो मेरे साथ हैंड हो गया। तो अगर तो वो, और 15-15 हजार आजकल नॉर्मल फीसेस चल रही है मास्टर्स, they end up paying like 10,000, 9,000, 11,000, इतना वो पे करके फिर उनका कोर्स स्टार्ट होता है। तो वो जो है हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। आजकल अनफॉर्चुनेटली पाउंड का जो एक्सचेंज रेट है वो भी काफी ज्यादा हो गया। और दूसरा एक और काम भी करते हैं सोलिसिटर, वो सॉरी ये एजेंट्स जो होते हैं ये हरकत करते हैं कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ऑप्शन ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के पास, वहां पे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं करवाते। ये कोशिश करेंगे वो नुक्कड़ में किसी किनारे पे जो यूनिवर्सिटीज जिनको कोई पूछता नहीं है वहां पे एडमिशन कराएंगे, और वहां पे ना जॉब्स होंगी, ना अकोमोडेशन अच्छी होंगी, ना हलाल खाना होगा। वहां पे जब स्टूडेंट आएगा वो डिप्रेस भी होगा, वो फिर डिफरेंट ऑप्शंस देखेगा, वही वही फिर सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी कि वो ना उसकी फीस पूरी होगी और ना ही उसका कोई जॉब का सूरत बनेगी। तो वो इधर उधर देखेगा कि यार कुछ कर लूं मैं, कोई कोई शादी वाला कुछ कर लूं या डिग्री छोड़ूं और कुछ ना कुछ। मतलब ज़ाहिर है ना, लाजमी तौर के ऊपर अगर एक स्टूडेंट आया, ठीक है, उसकी बुरी इंटेंशन नहीं भी है आने से पहले, तो लेकिन यहाँ आके उसके लिए हालात ऐसे बन गए कि मतलब उसको जो है वो मतलब उसने अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना शुरू किए, फिर बुआ को फिर इस तरह के लोग मिले और उन्होंने गलत रास्ता दिखाना शुरू कर दिया उनको, और अक्सर लोग फिर लग भी जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ना यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में ना अक्सर ये होता है कि आप डिसर्टेशन जब अपनी मास्टर्स की या अंडर ग्रेड की जब सबमिट कराते हैं, तो अगर आपकी वो डिसर्टेशन पास नहीं होती तो आपका जो है ना वो डिग्री जो है वो लटक जाती है, डिग्री लटक जाती है। तो और कुछ ऐसे भी हैं जो कि इधर उधर से जो असाइनमेंट्स है वो बनवा के देते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में तो चल जाता है, अक्सर में नहीं चलता, पकड़े जाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो वो कोर्स उनका यूनिवर्सिटीज खत्म कर देती हैं। तो उनका उनके केस में ये होता है कि जी वो जो है ना फिर जाते हैं सॉलिसिटर्स के पास कि भाई अब हम क्या करें, हम तो फंस गए हैं, ठीक है। हमारा तो यूनिवर्सिटी ने जो है वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया कि जी ये बच्चा जो है मिसकंडक्ट में पकड़ा गया, तो ये अपना जो है क्लासेस भी नहीं लेता और असाइनमेंट्स भी इधर उधर से करवा के देता, तो अब इसका जो है हम वीजा खत्म कर रहे हैं। फिर वो सॉलिसिटर्स उनको रास्ता दिखाते हैं। आजकल जो है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक माहौल भी है
तो आजकल जो है सॉलिसिटर्स भी वो रास्ता दिखाते हैं कि गो फॉर लाइक मैरिजेस, गो फॉर सेम मैरिजेस, ठीक है। तो वो इस तरह के जो है ना, इस तरह के रास्ते में जाके और फिर वो अजाइलम क्लेम करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अपना इधर रहना शुरू करते हैं। ये काफी ज्यादा हो रहा है। आई नो पीपल पर्सनली जिनकी डिग्री नहीं मुकम्मल हुई और उन्होंने जो है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कि हम जी पाकिस्तान नहीं जा सकते, किसी ने कोई बहाना बनाया, किसी ने कोई बहाना बनाया और रह रहे हैं। लेकिन यार उसके बेसिस पे ना आपकी जिंदगी खराब हो जाती हाँ है। जी, आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लेते हो, इसका मतलब कि आप अब आप you can't go पाकिस्तान to पाकिस्तान ना। फॉर नेक्स्ट 10 years आप पाकिस्तान अब नहीं जा सकते, खत्म हो गया आपका ताल्लुक। तो यार 10 साल में तो दुनिया हाँ ऊपर जी। नीचे हो जाती है। प्लस एक और थोड़ा सा है, वो ये है कि आजकल ये बहुत ज्यादा रुझान खराब हो रहा है। यहाँ पे ये चीज कॉमन है, ये दो लड़के जो है ना वो जाएंगे सॉलिसिटर के पास, सॉलिसिटर उनको रास्ता दिखाएगा, तो वो आपस में वो कहेंगे वी कांट गो बैक टू पाकिस्तान क्योंकि वहां पे ये अगेंस्ट इस्लाम है, ठीक है, वहां पे हम ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्योंकि मैरिज भी कर सकते हैं, यहाँ पे रह भी सकते हैं एज अ कपल, तो वो जो है ना इस रास्ते को लेते हैं और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो अजाइलम क्लेम करते हैं। और जैसे हाशिम भाई ने कहा 5 साल 10 साल, यू 10 साल नेवर तक नो आप आप नहीं कब जाएंगे पाकिस्तान, पीछे आपके पेरेंट्स रहे ना रहे, आपके अजीज रहे ना रहे, आपके बहन भाई कौन जिए कौन मरे, यू नेवर नो। तो वो आपकी जिंदगी एक किस्म की खराब हो जाती है। और वो ये भी होता है बाज़ औक़ात आप चोरों की तरह उनको टर्की बुला रहे हैं, उनको आप दुबई बुला रहे हैं, वहां आप मिलने जा रहे हैं, और वो बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। बाज़ औक़ात आप काम भी अलाउ नहीं होता, गवर्नमेंट आपको पे करती है रहने के लिए, खाने के लिए, आप कुछ कर नहीं सकते। समटाइम्स यू कैन वर्क बट लिमिटेड आवर्स। तो वो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। लेकिन वो जब मजबूर हो जाते हैं कुछ लोग, उसको खैर मजबूर नहीं भी कहा जा सकता क्योंकि खुशी से है तो करते है हैं। तो है तो गलत ही ना, वो मॉरली भी गलत है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, बट दे चूज टू डू इट They choose कि to do it. यार नहीं पाकिस्तान नहीं जाना, रहना यही है, बस गलत ये। करें सही करें इधर ही रहना। तो यार ये जो असाइलम सीकर्स होते हैं इनकी तो अक्सर बड़ी स्पेशल अकोमोडेशन होती है, ठीक है, बड़ी आपके पास लिमिटेड स्पेस मेरे ख्याल में होती है रहने की, ठीक है ना। तो वो तो यार बड़ी डिप्रेसिंग लाइफ होगी यार, मतलब लेकिन दे चूज फॉर देमसेल्व्स। इसमें जो है ना फिर वही बात है, प्रेफरेंस की बात आती है। वो कहते हैं कि यार अगर रोना है, पाकिस्तान में भी रोना है और इधर भी रोना है, तो अच्छा हम यूके में बैठ के रो लें, ठीक है, अच्छी साफ सुथरी आबो हवा है, टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट खिला रही है, बेशक तंग से कमरे में बिठा के वो करेगी, लेकिन दे चूज टू गो फॉर इट, ऐसे ही ठीक है। वो जाएंगे पाकिस्तान, उनको ये होता है कि जाएंगे, माँ बाप ताने देंगे कि जो है इतना हमने पैसा लगाया था जाया करके आ गया, डिग्री नहीं की और अपना फ्यूचर नहीं बनाया। क्योंकि आजकल मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का यही मकसद है कि आना है, जहाँ जिस कंट्री में जाना है वहां पे सेटल डाउन होना है। असल में मसला फिर यही बात है ना कि हमारा जो मुल्क है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, वहाँ पे तरक्की नहीं हो रही। जो हमारी सिचुएशन है इकोनॉमी की, वो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो जो कसूर है, मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ हमारे लोगों का ही कसूर है, बल्कि इसमें जो हमारे मुल्क के चलाने वाले हैं उनका भी इक्वली किरदार है कि हमारे मुल्क को यहाँ तक गिरा दिया गया है कि अब वहाँ पे लोग रहने नहीं चाह रहे। सही मुला साहब, फेक मैरिज होती हैं जी। क्या? अक्सर बंदे यहाँ पर ऐसे काम करते हैं, हम्म, कई तो स्टूडेंट करते हैं ऐसे ठीक है। कि किसी भी तरीके से मतलब वो किसी जगह से सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं या निकाह नामा बनवा लेते हैं कि हमने निकाह किया हुआ है। मोस्टली तो अच्छा। ज्यादातर तो वो शुरू में कुछ उनको यूरोपियन लड़कियां जो है ना आसानी से टारगेट स्टूडेंट का होते हैं, ठीक है। कि वो उनको इस चीज पे एग्री कर लेती, और वो बाज़ औक़ात तो वो इनको वो जब थोड़ी सी बातचीत उनसे करती है ना, क्योंकि वो लोग होते हैं अंदर से दुखी, तो जब उनसे थोड़ी आप बात करेंगे तो वो थोड़े उनका दिल जो है ना वो थोड़ा नरम हो जाता है। तो अच्छा, जैसे उनका दिल नरम होगा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कुछ केसेस में जो यूरोपियन हम बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनल्स भी होते हैं, हाँ, कि वो आपने उनको पैसे देने हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन यू एंड देम, हाँ,
तो आपने सिर्फ उनको पैसे देने हैं और उन्होंने जो है वो आपके पेपर्स का करना। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है, ऐसे केसेस में भी ऐसे केसेस भी होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सही, वो जब शुरू में बातचीत करते तो ऐसे ही करते हैं कि हमने बस काम चलाने पेपर लेने हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो लड़की जो है वो आपके साथ वो इस्लाम कबूल कर लेती है, अटैचमेंट हो जाती है। वो कहती है कि चलो ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो लेकिन उसके बाद हम फिर बाद लड़का भी समझता है कि चलो मैं ये करेगा कि मैं भी, चलो मेरी खातिर ये मुसलमान हो गया तो मैं इसके साथ रहूंगा। लेकिन ये करते इस वजह से कि पेपर लेने हैं। जब पेपर ले लेते हैं तो फिर इनको उस चीज की परवाह नहीं रहती कि मैंने इसको कलमा पढ़ाया था या मैंने इसको इस्लाम कबूल करवाया था। बस वो पेपर लिए तो उसको जो है वो छोड़ देते हैं। तो मोस्टली अक्सर होता है कि स्टूडेंट जब आते हैं तो शॉर्टकट के चक्कर में, कभी वो जो वाइस भाई बात कर रहे हैं तो वो उनका एक पहले से तय हो जाता है कि हमने बस इतने मुझे पैसे दे दो तो जो मैं आपको पेपर लेके दे दूंगी तो बस बात खत्म। तो बाज़ का जो होता है कि वो सही में निकाह करते हैं, लेकिन निकाह करके जैसे उनको पेपर मिलते हैं तो फिर बाज़ का तो एक दो बच्चा भी होता है उनका, लेकिन फिर वो सोचते नहीं कि इस बच्चे का क्या बनेगा, या वो फिर जिसने कलमा पढ़ा था आपकी खातर वो अभी कहाँ जाएगी। तो ये बस उसको कहानी को खत्म करते हैं, पेपर मिले बात खत्म। अच्छा ठीक है, मेल स्टूडेंट्स तो करते होंगे, ये फीमेल स्टूडेंट्स भी करती हैं? फीमेल स्टूडेंट भी हमारे पाकिस्तान से कुछ लड़कियां ऐसी आती हैं कि वो उसमें उनके पेरेंट्स जो, उनका भी शुरू से पीछे से उनका हाथ होता है कि एक तरह तुम यूके में पहुंच जाओ तो वहां पे जाके तुम क्या करना, क्योंकि या तो कोई आपका रिश्तेदार उसका होगा ऐसा लड़की का, या वो उसको उन्होंने पहले बताया होगा कि इसका कोई तुम ना निकाह करवा देना या किसी तरीके से इसको उधर सेटल कर देना, ताकि हमारी भी पीछे लाइफ जो है वो सेट हो जाए। बाज़ औक़ात क्योंकि बाज़ औक़ात पेरेंट्स ने पीछे से अपने मकान बेचे होते हैं, किसी ने जमीन बेची होती है, किसी ने कोई घर की कीमती चीज बेच के इसको एक दफा भेजा होता है, फीस देने के पैसे पास नहीं है, तो अभी वो यहाँ पर पढ़ना है तो फीस तो देनी पड़ेगी, तो कहाँ से दे। फिर वो आते ही अपने रिश्तेदारों से बात करके वो शॉर्टकट के चक्कर में चले जाते हैं कि किसी तरीके से निकाह हो जाए। और कुछ केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है जिनके यहाँ पे रिलेटिव्स इतने ज्यादा लड़कियों के नहीं होते, उन्हें ये डर नहीं होता कि हम पे किसी की नजर आई या क्या है कैसे है, तो दे आर फ्री टू गो एनीवेयर। तो वो इस तरह करती हैं कि वो ना टारगेट ढूंढती हैं कोई ऐसा लड़का जो सेटल्ड हो, जो अच्छा कमाता हो, जिसके पास गाड़ी हो, और उसके साथ वो अपनी सेटिंग करके दे मूव विद देम, ठीक है, उनके साथ मूव हो जाती हैं। और उससे ये होता है कि उनको जो है अकोमोडेशन के, खाने के, किसी तरह के भी खर्चे का कोई उन्हें टेंशन नहीं होती। और बाज केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि इफ दे वांट टू परस्यू देयर एजुकेशन, वो लड़का पे भी कर रहा होता है उसकी एजुकेशन, फीस भी दे रहा होता है। हाँ जी, फीस भी दे रहा होता है सब। तो ये भी काफी केसेस मैंने सुने हैं। अच्छा यार, वैसे भी तो आपने बात की थी कि ये अक्सर ये जो फेक निकाह करने वाले हैं कुछ ये प्रोफेशनल भी होती हैं। तो यार ये कुछ महीने पहले एक खबर मेरी नज़र से गुजरी थी कि ये जैसे ये जो फेक निकाह करने वाली, शादी करने, पेपर मैरिजेस जिसको उर्फ़ आम कहते हैं, तो ये अक्सर प्रोफेशनल्स होती हैं। और ये जो होम ऑफिस हैं इनको अक्सर इनके पास भी एक डाटा डेफिनेटली होता है कि यार ये प्रोफेशनल है, यार इस बंदे की 10 शादियाँ हुई हैं, इसकी 15 शादियाँ हुई हैं पहले। तो वो लोग अगर किसी ने फेक मैरिज के थ्रू अक्सर डॉक्यूमेंटेशन या पेपर ले भी लिए हैं तो वो ट्रैक डाउन होता है अक्सर, ठीक है, और लोग डिपोर्ट होते हैं। इसी तरह कुछ साल पहले आयरलैंड के अंदर इन्होंने पता नहीं यार सैकड़ों में लोग जो है वो डिपोर्ट किए थे इस तरह पकड़ के। तो ये पहले तो जो है ये भी होता है कि वो पैसे लेके रफू चक्कर हो जाती हैं। आप एग्रीमेंट होता है, पैसे लेती हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ केसेस में उससे भी ज्यादा बुरा सीन होता है, वो ये होता है कि आप पैसे देते हैं और वो आपको आगे से मजीद ब्लैकमेल करती है कि हम आपको डिपोर्ट करा देंगे, हम आप पे केस करवा देंगे, हम ये कर देंगे, मजीद पैसे। ये सही बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई। तो ये भी मैंने सुना है कि वो पैसे उनको ना आदत हो जाती है, वो दे कीप ऑन डिमांडिंग, आज 2000 दे दो, आज 5000 पाउंड दे दो। वो जब एक बंदा फंस जाता है तो वो हाशिम भाई से पकड़ेगा, डॉक्टर साहब से पकड़ेगा, मौलाना साहब से पकड़ेगा, इधर से 1000 पाउंड, इधर से 1000 पाउंड वो देगा उसको कि यार चलो 1 साल हो गया, 2 साल और सही, 3 साल, और एक टाइमलाइन उसके माइंड में होती है ना कि यार ठीक है गुजारा करता हूँ, ब्लैकमेल कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है पैसे जाएं भाड़ में।
कुछ नहीं। इसमें मेरे ख्याल में कोई टाइम लाइन है ना कि इतना साल शादी के हो गए हो तो उसके बाद ही आप क्या वो ILR अप्लाई कर सकते हैं मेरे ख्याल 5 में। साल है, पहले 2 साल था, अब 5 साल हो गए उसका। तो ये वाकई इस तरह होता है, ये बल्कि बहुत ज्यादा केसेस में होता है कि जो लड़कियों की प्रोफेशनल होती हैं और ये ज्यादातर अरेंज भी सोलिसिटर्स ही करा रहे होते हैं, जो वकील वही वगैरह है ना, दिखाते हैं। वो सारा रास्ता दिखाते हैं, वो सारा अरेंज कराते हैं, वो पैसे लेके लड़कियों को देंगे, और उसके बाद क्या होगा कि वो आपकी बात की वो लड़की डिमांड करना शुरू कर देती है, हाँ अच्छा मुझे ये नया आईफोन आया मुझे लेके दो। तो लड़का तो उसको मजबूरी है कि यार 5 साल तो अब मैंने इसके साथ जो भी है करके गुजारना है, क्योंकि अगर इसने जाके बोल दिया उस लड़की का तो कुछ नहीं जाता ना, उसको ऑलरेडी उसके पास पासपोर्ट वगैरह सब कुछ है, तो उस लड़के का सारा पैसे भी डूब गया, सब कुछ डूब गया। तो ये तुमने सही बात बताई है। आई गेस इस मुल्क में ना, जो मेरे हिसाब से जो इमिग्रेंट्स आते हैं ना, उनको किसी रास्ते पे लगाने वाले, गलत या सही रास्ते पे लगाने वाले उसका सर्कल होता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में गलत रास्ते पे लगाने वाले सोलिसिटर्स होते हैं। एक तो वो फंसे भी होते हैं, उनको आइडिया भी नहीं होता कि इन हालात में करना क्या है, तो वो डेफिनेटली जाते सोलिसिटर्स के पास है, लेकिन सोलिसिटर्स उनको ऑप्शन ही ऐसे देते हैं कि वो जो है वो इधर उधर ही निकल जाए। अच्छा, जो सही सोलिसिटर्स होते हैं ना, जो क्वालिफाइड होते हैं, यहाँ पे देखो 2 तरह की चीजें होती हैं। एक, जब हम यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स देखते हैं ना, वहां पे कुछ बहुत सारे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वहां पे एक्चुअली सोलिसिटर्स नहीं बैठे होते, जो क्वालिफाइड होते हैं, वो बेसिकली उन्होंने कुछ कोर्सेज करा के वो एडमिन वर्क कर रहे होते हैं एक्चुअली, और उन्होंने अपने इमिग्रेशन ऑफिसर्स बनाए होते हैं, और इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर जो है ना वो लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। जो प्रॉपर क्वालिफाइड होते हैं ना, मैंने देखा है वो बहुत कम इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो किसी भी किस्म का अगर मशवरा ले रहे हैं किसी भी सोलिसिटर से, एक दफा देख लें कि आया वो वाकई वो बंदा वकील भी है या नहीं है, वो भी बैठ बिल्कुल के यार सही एडमिन कह रहे हैं यार, वर्क। इजीली आप ऑनलाइन जाएं, ठीक है ना, आप क्या कहते हैं उसका इजीली डाटा वेरीफाई कर सकते हैं, सब चीजें ऐसे ही है। जैसे आप कोई आप न्यूज में पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं किसी वकील के बारे में, तो आपको चाहिए कि पहले आप उसको ऑनलाइन उसको देख लें कि उसके बारे में लोगों की क्या राय है, ऐसे ही या है। फिर आप इर्द गिर्द जो हैं उसके आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो वकील है इसका कुछ काम, रेपुटेशन कैसी है, इसका क्या तरीकाकार ऐसे है, ही है। ये लोगों के साथ ताउन करता है या क्या लोगों को गुमराह करता है। अक्सर लोगों को गलत रास्ता दिखाने वाले यही है। मैंने खुद देखा, एक स्टूडेंट था मेरे पास आया, वो तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें ये शादी का जो निकाह का आइडिया कहाँ से आया? कहाँ से है, ठीक है। तो मुझे फिर उसने खुद बताया कि उसने कहा कि मैं वकील के पास गया था एक जगह पे, तो मुझे उसने कहा कि 2 ही तरीके हैं यहाँ पे सेटल होने के, 2 ही तरीके, या तो एक तो यह है कि तू निकाह कर ले, निकाह कर ले तो तू फिर उसके साथ जो है ना अपना एक बच्चा हो जाए, तो उसके बाद फिर तुम बच्चे के थ्रू जो है ना तुम सेटल हो सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि तुम जो है ना असाइलम जो है ना वो क्लेम करो। तो फिर बता दो कि मेरे पीछे जो है ना सब 2-3 बंदे मर गए हैं और फलां फलां भी बाकी है। तो वो तीसरा रास्ता भी एक दिखाते हैं, वो थोड़ा सा ना हल्का सा डराते भी हैं, ये तीसरा रास्ता बेटा फिर यही है, इलीगल हो जाओ, जब तक रहोगे, जब पकड़ेंगे तो फिर वो आपको डिपोर्ट करेंगे, तो ये वो थोड़ा सा डर भी डालते हैं। डर वाला जब एलिमेंट आता है ना, तो बंदा वो पहले 2 ऑप्शन ज्यादा जो है ना उसको अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो देखता है कि यार क्या जो है ना वो इजी है, कौन सा इजी है। हाँ जी, कौन सा इजी है। जब वो डर वाला एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो डेफिनेटली बंदा फिर वो पहले 2 ऑप्शन, ये डर वाला एलिमेंट है ना, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है मेरे ख्याल में। सारी कहानी डर की है ना, सारी कहानी डर की है। जब तक डरता रहेगा कैसे यूके में सेटल, ऐसे ही है। तो वो फिर क्या करता है कि वकील उसको रास्ता, मैंने पूछा तो उसने कहा मुझे उसने 2 ही बताए, या तो निकाह करो या तुम असाइलम जो है ना अप्लाई करो। तो कहता मैंने फिर सोचा कि पहले निकाह करता हूँ, लेकिन 1-2 जगह पे किया, मैं कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, निकाह किया, निकाह से कामयाब नहीं हो सका, वो नहीं चल सका। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया कि उसने असाइलम की तरफ फिर वो गया। अच्छा, तो जब उधर गया तो फिर उसने वकील ने ही उसको आइडिया दिया कि कहो पाकिस्तान में मेरे फलां रिश्तेदार जो है ना वो लड़ाई हुई थी, तो इस तरह उन्होंने हुआ, तो वो 1-2 बंदे मर गए। तो अभी मुझे खतरा है जान का कि मैं अगर गया ना तो मुझे वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं नहीं जाऊंगा वहां। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैं
यूके की गवर्नमेंट तो फिर वो फाइंड आउट तो करते हैं ना, ऐसे वीजा ये भी नहीं देते ये लोग। तो उन्होंने क्या किया कि उसके पीछे ना तलाश जारी रखी हुई थी। ठीक है। तो एक दिन वो जो वो करता था, साइन करने के लिए जाता था, तो जब साइन करने गया तो कहता है जैसे ही मैं साइन करने गया ना वहां पे, तो मुझे उन्होंने कहा कि 2 मिनट खड़े हो जाओ। ठीक है। मैं साइन करने गया तो 2 मिनट में कहता साइन मैंने कर दिया, 2 मिनट मुझे उसने रोका। 2 मिनट के बाद देखा तो 2 बंदे मेरे पीछे खड़े थे। अच्छा। उन्होंने जैसे ही मेरे पीछे देखा उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ठीक है। ये फिर पकड़ लिया, फिर उसको वो ले गया, वो रिपोर्ट सेंटर में ले गए। ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया कि कुछ 2-3 हफ्ते वहां पे रखा। उसको उन्होंने बताया कि उसने कहा तुमने हमें कहा था कि मेरा फला रिश्तेदार मर गया है। वो तो पाकिस्तान में फला जगह पे जॉब करता है। उन्होंने सारा पता करवाया। उन्होंने सारा पता करवा लिया। मुझे कैसे पता चला? फिर उसके जाने के बाद मुझे उसके भाई ने बताया। ठीक ठीक। कि ये लोग ऐसे नहीं छोड़ते, ये पता करते हैं पीछे से, बाकायदा पता लगा। कैसे इन्होंने मालूम किया, ये तो वही लोग जानते हैं कि किस तरह उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने फाइंड आउट पूरा कर लिया कि लोग फेक FIRs बनवाते हैं ना। हाँ, उसमें किसी को किसी के हाथों मरवा देते हैं। हाँ, ठीक है। तो वो जस्ट इधर खाना पूरी करने के लिए उन्हें सॉलिसिटर कहता है कि फेक FIR बनवा दो SP से या फलाने जिससे भी बनवानी है, वहां थाने से अपने लोकल। जब पता किया तो पता चला कि उनके जितने भी रिश्तेदार उन्होंने मारे थे ना, वो सारे ही जिंदा थे। सारे जिंदा। तो वो कोई भी उनमें से, फिर उनका कि तूने इतना बड़ा झूठ बोला है, तो फिर उन्होंने उसको क्या किया, रिपोर्ट कर। अच्छा, मेरे इस पे यही टेक है ना कि जो आपके किस्मत में जो रिस्क लिखा हुआ है, जितना टाइम आपने जहां गुजारना है वो आपको गुजरेगा। हाँ। हमने उस दिन बात की थी वो एक वीडियो में कि जो आप मेहनत करो अपनी तरफ से। मेरा यही टेक है कि आप स्टडी करने आते हो, आप आओ, आप स्टडी करो और सही दिल लगा के करो। वो जो 1 साल का पीरियड है आजकल पता ही नहीं लगता कैसे गुजर रहा है। अगर आपने इतनी मेहनत की है उस स्टडी को कंप्लीट करने में कि आप जब वो डिग्री लेके निकले हैं तो आपके पास कुछ नॉलेज भी आप वहां से लेके निकले हैं, ठीक है ना, कुछ बन के निकले हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वो जॉब मिल जाएगी। ना सिर्फ नॉलेज बल्कि आपको उस 1 साल में आपको हार्डवर्क की भी आदत पड़ जाती है। ऐसे ही आपको पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे सरवाइव तभी करूंगा जब मैं हार्ड वर्क करूंगा। वो जो हार्ड वर्क की आदत होती है और सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क, जब आप अपनी मेहनत से डिग्री करते हैं, सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करके करते हैं, तो आपके अंदर बिलीफ होता है कि यार मैं अपनी मेहनत से जो है जॉब भी लूंगा, मैं अपनी मेहनत से इधर रहूंगा, ना कि मैं गलत रास्ते इधर उधर कर। और जिस वक्त आप हार्ड वर्क करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको देख रही है। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको देख रही है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है। अल्लाह ताला किसी बंदे की मेहनत को जाया नहीं कराया, नहीं करते। जब आप मेहनत करोगे अल्लाह आपको उसका जो मेहनत का जो फल है वो जरूर देंगे। आप एक अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, फिर आप जॉब जो तलाश करते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी जी, आप सेटल भी हो जाएंगे। लेकिन ये कि आपने मेहनत की है, मेहनत का फल आपको मिलेगा बिल्कुल। लेकिन मेहनत जो है ना, वो कहते हैं एक बुजुर्ग था ना, तो उसके पास एक नौजवान है, कहता है कि मैंने ना एक बड़ा आदमी बनना है, तो अपनी लाइफ को मैंने सेटल करना है। उसने कहा कि अच्छा। तो आगे वो जा रहे थे, दोनों तरफ रास्ते में ना दरिया आ गया। ठीक है। उस बुजुर्ग ने क्या किया कि उस नौजवान को ना पकड़ के ना उसका साथ तो पानी में डुबो दिया। अच्छा। 2-3 मिनट उसने उसको पानी के अंदर ही रखा। ठीक है। तो जब सर ऊपर उठाया ना, तो वो बड़े मुश्किल उसने सांस लिया, जोर जोर से कि किसी तरीके से मेरी सांस बहाल हो, मैं अपनी लाइफ के अंदर दोबारा वापस आऊं। तो जब वो थोड़ा उसका हवास सेट हुआ ना, तो फिर बुजुर्ग ने कहा देखो, अगर तूने दुनिया में कामयाब होना है ना, तो जिस तरह तूने पानी से मैंने तेरा सर उठाया, तूने मेहनत करके अपने आप को बहाल किया ना, फिर तुझे इस तरह मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तू समझता है कि इस तरह मेहनत के बगैर तू कामयाब हो जाए या तेरी लाइफ सेटल हो जाए, तो वो काम तुझे कभी भी नहीं होगा। वो कभी भी नहीं। तुझे मेहनत करनी पड़ेगी अपने लाइफ को सेटल करने के लिए, अपनी सांस को बहाल करने के लिए। ऐसे ही मेहनत कर। तो जब इंसान मेहनत करता है तो फिर अल्लाह ताला जो है ना आपको मेहनत का फल देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो आए, आके मेहनत करें, पढ़ाई करें। पढ़ाई करके अगर आपको जॉब मिल जाती है तो अपनी हंसी खुशी यहाँ पर ऐसे ही है सेटल होकर अपनी जिंदगी गुजारें। यहाँ पे ना आजकल स्टूडेंट्स एक तो और हरकतें कर रहे हैं
आते हैं तो उनको सबसे पहला ये होता है कि यार हमने ना शो ऑफ के लिए ना, शो ऑफ ही है, हमने शो ऑफ के लिए लेटेस्ट आजकल 16 आईफोन 16 आया, 16 प्रो 16 प्रो मैक्स, हमने वो लेना, ठीक है। और वो जो है ना, अगर जितना भी कमा रहे होंगे वो उठा लेंगे अपना, वोडा पे चले जाएंगे, ईई पे चले जाएंगे, किसी भी कंपनी के पास चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगे। और फिर एक और ट्रेंड अब स्टार्ट हो गया जो कि मैंने खुद देखा है, लोग इस तरह करते हैं कि उसका कवर लेते हैं जो थेफ्ट एंड लॉस वाला होता है, तो वो किसी के हाथ या खुद पाकिस्तान जाते हैं, तो वो जो है वहां पे वो थेफ्ट एंड लॉस कैटेगरी में डिक्लेयर करके वहां पे सेल आउट करके कवर में तुम्हारा, जस्ट टू क्लैरिफाई, इंश्योरेंस। हाँ जी, इंश्योरेंस। तो वो जो है यहाँ आके वो दूसरा फोन क्लेम करते हैं। तो ये तो ज्यादा वैसे बेहतर आप बता सकते हैं कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मॉरली ये कैसा, यार इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। यार इसमें अक्सर आप रिलीजन को बेशक ना भी डालें तो ये एथिकली यार गलत है ना यार, मतलब आप चोरी किसी भी सोसाइटी में यार। अब मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जिसने यहाँ से 14 प्रो लिया, जब 2 साल पहले जब 14 प्रो लॉन्च हुआ, वो निकाह पे गया पाकिस्तान, उसने वो फोन बेचा वहां पे, थेफ्ट एंड लॉस डिक्लेयर करके वो फोन उसने बेच के, और वो उसने अपने निकाह में पैसे डाले हैं और उसके बाद उसने आके यहाँ पे नया 14 प्रो क्लेम किया। तो अब उसका वो क्या निकाह उसका कितना जायज है। यार ये देखें, ऐसे जो वाकयात हैं ये तो तौर पर भी अच्छा बिल्कुल ऐसे वाकयात रोज होते हैं, और ये अक्सर जो लोग ये करते हैं वो मतलब वो प्री प्लान होता है कि यार एक काम करना ही हमने इसलिए है। वो कवर इंश्योरेंस लेते ही इसीलिए थेफ्ट एंड लॉस वाली, कि उन्हें ये कार्रवाई करनी होती है। यार चले, अब ये दुआ थेफ्ट एंड लॉस वाली चल रही है तो चले एक और मुझे बड़ी स्टोरी याद आई है, तो ठीक है, नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, ठीक है ना, एक 100% रियल स्टोरी है जो सुनाने लगूंगा आपको। अच्छा। ये अक्सर ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वाले जो अक्सर हमारे जो प्रीमियम्स बढ़ी जा रहे हैं हर साल, ठीक है ना, आप कहते हो कि यार मेरा तो नो क्लेम सर्टिफिकेट भी भाई 10 साल का नो क्लेम सर्टिफिकेट है, तुम मेरा फिर प्रीमियम बढ़ा देते हो, तो उनके पीछे प्रीमियम क्यों हमारे बढ़ रहे हैं। तो यार एक मेरा जानने वाला था, ठीक है, तो वो उसका टेक वे था, ठीक है, टेक वे मतलब पाकिस्तान इंडिया वाले मतलब टेक वे मतलब यानी कि छोटा रेस्टोरेंट है जिसमें आप बैठ के नहीं खा सकते, आपने खाना लेके निकल जाना है, उसका टेक वे था यार, बहुत टेक वे चलता था उस बंदे का, बहुत ज्यादा टेक वे चलता था। तो लेकिन बस वो यार एक बंदे को पैसे की हवा अगर है कि हवीस है तो यार अब उसको कैसे जो है वो उसको पूरा करे। तो वो मुझे स्टोरी सुना रहा, अपनी स्टोरी खुद सुना रहा है मुझे। अच्छा। कहता है कि यार हाँ मैंने जो है, कहता है यार मैं 10 साल तो ना इंश्योरेंस से पैसे भरी जा रहा, तो मैं कहा यार हूँ की करिए किने पैसे कढ़ा मैं अपने ना तो मैंने कहा यार अच्छा तो फिर क्या किया तूने। कहता है कि यार हम लोग जो है ना 4 बंदे बैठे गाड़ी के अंदर, ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा था, 3 दोस्त और साथ बैठे हुए थे मेरे, ठीक है, हमारा पहले से कहता है हमने प्लान किया हुआ था कि ना अगर हमारा कोई एक्सीडेंट कभी होता है ना, ठीक है ना, तो तुम सारों ने ना मेरे अगेंस्ट क्लेम कर देना है, ठीक है, बाकी कहते हैं अगर किसी और की गलती से एक्सीडेंट हो रहा है तो मैं उसका भी क्लेम करूंगा और तुम लोग भी सारे कर देना क्लेम। कहता है कि इसी तरह कहता है कि हमारी गाड़ी का नाम एक्सीडेंट हुआ, किसी ने हमारी गाड़ी को पीछे से मारा, कहता है यार हमारी तो ईद लग गई उस दिन, मुझे लग गई। कहता है यार अब वो जो खुद बता रहा है वो कहता है यार हमारी गाड़ी पे वो ट्रैफिक सिग्नल के बिल्कुल स्टार्ट पे था, ठीक है, और कहता उससे पहले थोड़ा सा जो है ना वो था पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी, वो थोड़ी सी एलिवेटेड थी। कहता है यार वो गाड़ी जो टच हुई है इतनी भी टच नहीं हुई थी कि गाड़ी का ना हल्का सा ना स्क्रैच भी पड़ा हो, तो लेकिन कहता है कि यार मैं तो ड्राइविंग सीट से उठा ही ना मैंने कहा मेरे तो गर्दन में दर्द शुरू हो गया है। कहता है यार उन्होंने कटर मंगवाया, गाड़ी को कट करके मुझे उन्होंने एयरलिफ्ट किया कहता है उसके बाद उन्होंने मुझे अस्पताल में रखा 48 घंटे के लिए। कहने का मुझे एक होता है सर्वाइकल स्पाइन प्रिकॉशन, तो सर्वाइकल स्पाइन प्रिकॉशन का मतलब तो गर्दन की अगर हड्डी टूटी हुई है किसी की तो वो मतलब वो थोड़ी बहुत भी हिल जाए तो बंदा मर सकता है या पैरालाइज हो सकता है फॉर लाइफ। तो वो क्या है कि उन्होंने सर्वाइकल स्पाइन प्रिकॉशन में उसको एयरलिफ्ट किया, उसका उन्होंने सीटी स्कैन किया गर्दन का, ठीक है, सीटी स्कैन किया, उसका दिमाग का 48 घंटे उसको रखा वहां पे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको कहा ठीक है फ्रैक्चर फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया उसको। कहता है कि यार अभी तो कहता है कि मैं कहा यार अभी तो इस स्टोरी शुरू हुई है कहता है उसके बाद जो है ना उसने किया क्लेम। अच्छा।
कहता क्लेम क्या किया कि यार ये उसने अगर जो क्लेम किया ना, कुछ 6 महीने इंतजार करके किया आगे उसने। अच्छा। कहता कि मैंने किया क्लेम। कहता क्लेम मैंने क्या किया कि यार मैं हूँ शेफ, और ना मुझे जो गर्दन में इंजरी हुई है ना, उसकी वजह से मेरी उंगलियां अब सो जाती हैं, तो मैं तो शेफ हूं, मैं काम ही नहीं कर सकता। कहते हैं कि यार उन्होंने बड़े मेरे MRI किया था। कहता है कि उसकी उम्र थी कुछ 45-50 के अराउंड उस बंदे की। तो कहता है कि यार MRI किया तो उसमें थोड़ी वो एज रिलेटेड चेंजेस आई। मैंने कहा यार ये तो ये सारी एक्सीडेंट के बाद ही आई है। कहता है कि यार मुझे उस टाइम जो है 30,000 जो है वो मिला पाउंड्स। हाँ 30,000 मिला मुझे। कहता है जो बाकी बंदे बैठे हुए थे उन्होंने भी क्लेम किया, ठीक है, उन सारों को भी मिला। तो ये जो 2 नंबरियां है ना यार, अब ये हर मुल्क के लोग करते हैं, ठीक है। इन 2 नंबरियों के लिए ना सिर्फ दिमाग होना चाहिए, इन 2 नंबरियों के लिए आपके पास एक्टिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और आपको बगैरत होना चाहिए। आपको कहानी अच्छी डालनी आनी चाहिए। यार सबसे बड़ा जो है ना इन 2 नंबरियों के लिए बंदे का ज़मीर मरा हुआ होना चाहिए। आपको बगैरत होना आपको आपका ज़मीर मरा होना चाहिए। आपको वो जो है ना, आपका ज़मीर ना कहे यार ये गलत है, ठीक है, आई एम डूइंग अनएथिकल, ठीक है। लेकिन ज़मीर एक दफा कहता जरूर है कि जिस वक्त इंसान कोई भी गलत काम कर रहा होता है ना, तो कहते हैं जिस वक्त आदमी गलत काम करता है तो दिल के अंदर एक दफा खटका जरूर आता है। अच्छा यार, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। बैठक में बड़ा मजा आया, और मेरे ख्याल से आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है। तो थैंक यू वेरी मच आप सब, डॉक्टर साहब और अवैस, थैंक यू। इंशाल्लाह मजीद हम बैठेंगे, मजीद चीजें को डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से एक हमें ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि यूके में स्कैम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, या जो नए नए लोग आते हैं, वो किस किस्म के स्कैम्स का शिकार होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये बनेगी। तो मिलते हैं आपसे एक और सेटिंग में। देखते रहिए परदेश की बैठक। थैंक यू।